वेलकम टू सिविल्स ओनली। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भारतीय चुनाव या निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से जुड़ी व्यवस्था की गई है। भारतीय चुनावी तंत्र में सबसे ऊपर 3 सदस्यीय चुनाव आयोग होता है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। अनुच्छेद 324 के तहत ये संसद, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करते हैं। वहीं बात करें चुनाव पद्धति की, तो हमारे देश में लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव आदि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति के अनुसार कराए जाते हैं। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी चीफ इलेक्शन ऑफिसर की बात करें तो प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक मुख्य चुनाव अधिकारी होता है, जिसका कार्य यह है कि उस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कार्यों का पर्यवेक्षण करे और चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराए, या चुनाव आयोग की मदद करना भी इनके कार्य में सम्मिलित होता है। इस अधिकारी की नियुक्ति किसी राज्य में वहां के सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में वहां के प्रशासक के परामर्श से की जाती है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर DEO की बात करें तो जिला स्तर पर चुनावी तंत्र का सबसे बड़ा अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ही होता है। आमतौर पर यह पद जिलाधिकारी को ही दे दिया जाता है। हालांकि राज्य सरकार की सलाह पर यह पद किसी और को भी दिया जा सकता है। इस अधिकारी का मुख्य कार्य जिले में चुनावी कार्य का पर्यवेक्षण करना और सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने में चुनाव आयोग की मदद करना है। वहीं अगर चुनाव अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर की बात की जाए तो जिला स्तर के अगर नीचे देखें तो प्रत्येक विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जिसे हम चुनाव अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं। ये किसी संसदीय अथवा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव कार्य के संचालन हेतु उत्तरदायी होता है। इसकी भी नियुक्ति उपयुक्त तरीकों से ही की जाती है। इस अधिकारी के कार्य का बोझ कम करने हेतु या इसके सहयोग के लिए जरूरत के हिसाब से एक या अधिक सहायक चुनाव अधिकारी भी नियुक्त किया जाता है। वहीं बात की जाए चुनाव निबंधन पदाधिकारी यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO की, तो प्रत्येक विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में मतदाता सूची तैयार करने और इसी से संबंधित अन्य कार्यों के लिए चुनाव आयोग राज्य सरकार के परामर्श से चुनाव निबंधन पदाधिकारी की नियुक्ति करता है। चुनाव पंजीकरण अधिकारी के सहयोग के लिए भारत का निर्वाचन आयोग एक या अधिक सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। अब बात करते हैं पीठासीन अधिकारी की यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है, जो अपने अन्य सहायक अधिकारियों के साथ मिलकर मतदान केंद्र पर चुनाव कार्य संपन्न करवाता है। इन सभी अधिकारियों की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा कई अन्य सैन्य बल या अधिकारी भी होते हैं जो चुनाव संपन्न कराने में मदद करते हैं। इन्हें पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर कहा जाता है। इसका मनोनयन चुनाव आयोग द्वारा ही किया जाता है। आइए जानते हैं कितने प्रकार के पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर होते हैं। पहला होता है सामान्य पर्यवेक्षक यानी जनरल सुपरवाइजर। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव प्रक्रिया के हर चरण पर नजर रखने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए चुनाव आयोग सामान्य पर्यवेक्षक की नियुक्ति करता है। वहीं बात करें व्यय पर्यवेक्षक की यानी एक्सपेंडिचर सुपरवाइजर की, तो व्यय पर्यवेक्षक का काम काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर कड़ी निगरानी रखता है और साथ ही इस पर भी नजर रखता है कि कहीं वोटरों को पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई लालच तो नहीं दिया जा रहा। वहीं व्यय पर्यवेक्षकों के अलावा सहायक व्यय पर्यवेक्षक हर एक विधानसभा क्षेत्र में नियुक्त किए जाते हैं। इसके इतर व्यय पर्यवेक्षकों के अलावा सहायक व्यय पर्यवेक्षक भी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नियुक्त किए जाते हैं। अब बात करते हैं पुलिस पर्यवेक्षक की यानी पुलिस सुपरवाइजर की। तो चुनाव आयोग भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों को पुलिस पर्यवेक्षकों के रूप में राज्य तथा जिला स्तर पर तैनात करता है। इसका मुख्य कार्य चुनाव काल के दौरान नागरिक तथा पुलिस प्रशासन में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करना और कानून व्यवस्था पर नजर बनाए रखना होता है।
वहीं बात करें जागरूकता पर्यवेक्षक की यानी अवेयरनेस सुपरवाइजर की, तो इसे पहली बार 16वें लोकसभा चुनाव यानी 2014 ईस्वी में चुनाव आयोग द्वारा बहाल किया गया था। इसका मुख्य कार्य वोटरों में जागरूकता फैलाना एवं जमीनी स्तर पर चुनाव प्रक्रिया के कुशल तथा प्रभावकारी प्रबंधन की देखरेख करना है। इसके अलावा ये जिला स्तर पर पेड न्यूज की समस्या से निपटने के लिए आयोग द्वारा तैयार किए गए उपायों का भी पर्यवेक्षण करता है। इसके अलावा एक और पर्यवेक्षक होते हैं जिन्हें हम लघु स्तरीय यानी माइनर लेवल सुपरवाइजर कहते हैं। सामान्य पर्यवेक्षक के अलावा आयोग लघु स्तरीय पर्यवेक्षक भी बहाल करता है। इनका काम है चुने हुए पोलिंग स्टेशनों यानी पोलिंग बूथों पर चुनाव के दिन वोटिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना और मतदान केंद्रों पर आधारभूत न्यूनतम सुविधाओं की जांच करना। इस तरह के पर्यवेक्षकों को केंद्र या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के अधिकारियों में से ही चुना जाता है। मतदान समाप्त होने के बाद वे ईवीएम एवं दूसरे अन्य दस्तावेजों को सील करने का भी कार्य करते हैं। इसके अलावा अपने पोलिंग स्टेशनों के अंदर पोल प्रक्रिया में किसी गड़बड़ी के होने में सीधे सामान्य पर्यवेक्षकों को सूचित करते हैं। आइए अब बात करते हैं चुनाव प्रक्रिया की। चुनाव कार्यक्रम का तय होना यह पहला स्टेप है चुनाव प्रक्रिया के तहत। सामान्य स्थिति में सरकार का कार्यकाल जैसे ही 5 वर्ष को पूरा करता है, विधायिका को भंग कर दिया जाता है। चूंकि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार विधायिका भंग होने के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव होना आवश्यक है, इसलिए चुनाव आयोग नए चुनाव की घोषणा करती है और अपने पूरे चुनावी तंत्र को सक्रिय करती है। चुनाव की घोषणा होते ही उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू की जाती है। आचार संहिता क्या होता है? यह राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक होता है। चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों तथा राजनीतिक दलों से यह अपेक्षा की जाती है कि आदर्श आचार संहिता का पालन करें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि चुनाव प्रचार स्वस्थ तरीके से करवाई जा सके। चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही औपचारिक चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। चुनाव आयोग इस अधिसूचना के माध्यम से पूरे कार्यक्रम की जानकारी देते हैं, जैसे उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि और वे कब तक इसे वापस ले सकते हैं या कितने दिनों तक वे चुनाव प्रचार कर सकते हैं आदि की जानकारी उनके द्वारा प्रदान की जाती है। आमतौर पर नामांकन की अंतिम तारीख से 1 सप्ताह पश्चात तक चुनाव क्षेत्र के चुनाव अधिकारी नामांकनों की संबंधित जांच करते हैं। नामांकन पत्र के सही नहीं पाए जाने पर एक सुनवाई के पश्चात उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाता है। जांच के बाद 2 दिनों के अंदर वैध उम्मीदवार अगर चाहे तो अपना नाम वापस भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं मतपत्र एवं चुनाव चिन्ह की। जब उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की जाती है तथा मतदान पत्र छपवाए जाते हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों का चुनाव चिन्ह पहले से तय होता है, लेकिन जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं ऐसे कैंडिडेट्स के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं तथा ईवीएम पर उसे अंकित करवाया जाता है। फिर बारी आती है शपथ ग्रहण की। उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह नामांकन पत्र दाखिल करने के फौरन बाद शपथ पत्र प्रस्तुत करें या कम से कम नामांकन पत्र जांच की तारीख से 1 दिन पहले यह अवश्य जमा कर दी जाए। किसी भी उम्मीदवार के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। ऐसे उम्मीदवारों के लिए जो बंदी हो अथवा जिन्हें निरुद्ध किया गया हो, संबंधित कारा अधीक्षक अथवा अवरोधन शिविर यानी डिटेंशन कैंप के समादेष्टा यानी कमांडेंट को शपथ ग्रहण के लिए अधिकृत किया जाता है। ऐसे उम्मीदवारों के लिए जो कि अस्पताल में भर्ती हैं या बीमार हैं, अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधिकारी को इसके लिए अधिकृत किया जाता है। यदि कोई उम्मीदवार भारत के बाहर हो तब भारत के राजदूत अथवा उच्चायुक्त या उनके द्वारा अधिकृत राजनयिक काउंसलर के समक्ष शपथ ली जाती है। आइए अब बात करते हैं चुनाव प्रचार की यानी इलेक्शन कैंपेन की।
ये मतदान से पूर्व की वह अवधि है जब सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों को सामने लाते हैं तथा अपने दल तथा उम्मीदवारों के पक्ष में मत डालने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। औपचारिक चुनाव प्रचार उम्मीदवारों की सूची के प्रकाशन से मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व तक चलता है। हालांकि बहुत सारे उम्मीदवार नामांकन दाखिल होने से पहले भी चुनाव प्रचार में संलग्न रहते हैं। अब बारी आती है मतदान दिवस की यानी पोलिंग डे की। मतदाताओं की भारी संख्या एवं बहुत बड़े पैमाने पर की जाने वाली चुनावी कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय चुनाव को कई चरणों में संपन्न करवाया जाता है। ऐसा सुरक्षा प्रबंधों को प्रभावी बनाने तथा मतदान की व्यवस्था में लगे लोगों को मॉनिटरिंग का पूरा अवसर प्रदान किए जाने के उद्देश्य से किया जाता है। यद्यपि मतगणना के लिए एक अलग तिथि निर्धारित की जाती है, लेकिन मतगणना एक ही दिन संपन्न किए जाते हैं। अगर बात करें चुनाव में प्रयुक्त होने वाले मशीनों या तकनीक की, इसमें दो तरह के मुख्य तकनीक प्रयोग किए जाते हैं। पहला है ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं दूसरा है वीवीपैट जिसे हम वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल भी कहते हैं। अब बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की, तो ईवीएम का पहली बार 1982 में केरल के पारूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया था। वहीं 2003 में सभी राज्य चुनावों और उपचुनावों में ईवीएम का उपयोग किया गया। ये प्रयोग पूरी तरह से सफल रहा। इसके बाद चुनाव आयोग ने 2004 में लोकसभा चुनावों में केवल ईवीएम का ही सर्वव्यापी उपयोग किया था और अब तो ये आम बात है। वहीं बात की जाए वीवीपैट की, तो यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उनका मत उनके इच्छा के अनुरूप पड़ा है या नहीं। जब कोई मतदाता मत डालता है तो कैंडिडेट के नाम, क्रम संख्या और प्रतीक वाली एक पर्ची मुद्रित होती है और यह पर्ची 7 सेकंड के लिए एक पारदर्शी खिड़की के माध्यम से मतदाता को दिखाई देती है। इसके बाद यह मुद्रित पर्ची स्वचालित रूप से कट जाती है और वीवीपैट के सील बंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। ईवीएम और वीवीपैट बैटरी के पावर से चलती है, जिससे कि सुदूर क्षेत्रों में भी मतदान करवाना आसान होता है। अगर बात की जाए मतगणना की यानी वोट काउंटिंग की, तो जब मतदान संपन्न हो जाता है तो चुनाव अधिकारी तथा पर्यवेक्षक की देखरेख में नियत समय में मतगणना की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। मतगणना समाप्त होने के पश्चात चुनाव अधिकारी सबसे अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार का नाम विजयी उम्मीदवार के रूप में घोषित करते हैं। इसके बाद आयोग निर्वाचित सदस्यों की सूची बनाता है तथा सदन के गठन के लिए उपयुक्त अधिसूचना भी जारी करता है। इसी के साथ चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तथा लोकसभा के मामले में राष्ट्रपति तथा विधानसभाओं के लिए संबंधित राज्यों के राज्यपाल सदन का सत्र आहूत करते हैं। धन्यवाद।